हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, यदि हम क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर आपका 10 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रकाश के ध्रुवण के बारे में। आप लोगों से गुजारिश है कि बच्चों, जैसे मैंने व्यतिकरण कराया, विवर्तन कराया, लेकिन उसका अंतर मैंने आपको डिजिटल बोर्ड में नहीं कराया, तो आप लोग होमवर्क आप मेरा समझना, मैंने आपको आज होमवर्क दे दिया। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, इसे तैयार जरूर कर लेना। और जिसके पास नोट्स नहीं है, यदि कोई बच्चा अभी तक तैयारी शुरू नहीं किया है तो नोट्स जरूर ले लें। नोट्स के लिए आप लोगों को प्रोसेस में बता देता हूं कि मात्र 100 रुपए लगते हैं बच्चों, 100 रुपए। नोट्स के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग व्हाट्सअप करें, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। मात्र 100 रुपए की चार्ज है बच्चों, और बढ़िया नोट्स आपको मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका ध्रुवण है क्या। जैसे बच्चों हाइगन का तरंग सिद्धांत आया, हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या हमने बता दी, व्यतिकरण की व्याख्या बता दी, और हाइगन ने बताया था कि सब अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य के आधार पर हम मानते आ गए, चले आ गए। लेकिन बाद में देखा गया कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है, और ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ में ही पाया जाता है, इसलिए बाद में माना गया कि प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ है बच्चों। ठीक है, अब उस प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग के रूप में माना जाता है, और आज भी अनुप्रस्थ के रूप में, सुरंग और गर्त के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन ये बात ध्रुवण और अध्रुवण क्या है, कैसे आया, तो जैसे मैं यदि बात करता हूं कि प्रकाश बच्चों यहां पर ज्यादा तीव्रता है उसकी, लेकिन धीरे 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 उसकी संमितता में कमी आ जाती है, कुछ दूर तक जाता है। जैसे एक लैंप जल रहा है, लैंप जल रहा है बच्चों, और जब लैंप के पास में देखोगे तो थोड़ा उजाला ज्यादा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो थोड़ा सा उसका उजालापन कम हो जाता है, उसकी संमितता में कमी आती है, और इस संमितता में कमी को ही हम बोलते हैं ध्रुवण। थोड़ा समझना कि प्रकाश की संमितता में कमी आना ही ध्रुवण कहलाता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की कई सारी तरंग हैं, उसमें से हमने एक तरंग को अलग कर दिया, तो इसका मतलब प्रकाश का ध्रुवण हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण हो गया। समझ में आया। कहने का तात्पर्य, प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रही है, उसमें बहुत सारे तरंग इधर उधर करते हुए अनियमित दिशाओं में लंबवत तल कंपन जो है करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से हम एक ही प्रकार की तरंग को अलग कर दिए, मतलब उसकी संमितता में कमी ला दिए, वो आपका ध्रुवण कहला जाता है। तरंगे हमेशा दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो आपका ध्रुवित तरंगे और एक अध्रुवित तरंगे। अध्रुवित तरंग में सभी प्रकार की तरंगे रहेंगी, लेकिन जब एक ही प्रकार की तरंग को अलग कर देते हैं वो ध्रुवित तरंग हो जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन हमने कहा कि 9th क्लास के बच्चे स्पेशल रूप से अलग हो जाएं, तो एक प्रकार के गुणधर्म को फॉलो करने वाले बच्चे अलग हो गए, तो वो अब पहले अध्रुवित बच्चे कहलाए, मतलब पूरा क्लास, यानी हर क्लास के बच्चे उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने कहा 9th क्लास के स्पेशल बच्चे अलग हो जाएं, तो एक प्रकार से कहने का तात्पर्य हुआ कि ध्रुवित की श्रेणी में आने लग गए। ऐसे ही बच्चों किसी भी प्रकाश स्रोत से तरंगे बहुत सारी चलती हैं, ऐसे भी चल रही हैं, ऐसी भी चल रही हैं, ऐसी भी चल रही हैं, ऐसी भी चल रही, लेकिन मैंने कहा कि एक ही प्रकार के तरंग केवल अलग हो जाए तो वो तरंग बच्चों एक प्रकार से ध्रुवित हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग ध्रुवण की परिघटना को समझे कि प्रकाश का ध्रुवण वह परिघटना है, प्रकाश का ध्रुवण वह परिघटना है जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं। मतलब धीरे धीरे करके उसको हम फिक्स डायरेक्शन में, एक ही प्रकार के तरंगों को एक डायरेक्शन में फिक्स कर दें, और धीरे धीरे उसकी संमितता में कमी आएगी। दूसरा चीज बच्चों, दूसरे शब्दों में जब प्रकाश तरंग उसके संचरण की दिशा में लंबवत चारों ओर, है ना, चारों ओर उसकी संमित में कमी प्रदर्शित करती है, तो इस परिघटना को प्रकाश का हम ध्रुवण कहते हैं। मतलब आपकी एक ये भी परिभाषा, एक ये भी परिभाषा है। कहने का तात्पर्य, पहले परिभाषा में क्या बताता है कि बच्चों ध्रुवण एक वह परिघटना है जिसके माध्यम से विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक निश्चित दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं, मतलब एक प्रकार के तरंगों को एक निश्चित डायरेक्शन में भेज दिया जाता है ना, उस परिघटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, ध्रुवण। अब मैंने कहा कि एक स्रोत है, स्रोत से कई सारी तरंगे अनियमित रूप से कंपन करते हुए आगे की ओर जा रही हैं,
अब बच्चों जैसे ही मैंने कहा कि एक प्रकार के तरंग को अलग कर दिया तो उसकी संमितता में कमी आ गई कि नहीं आई? संमितता में कमी आ गई। तो यही संमितता में कमी, ठीक है बच्चों, कमी को प्रदर्शित करेगा, ये परिघटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाएगा। ध्रुवित और अध्रुवित तरंग किसे कहते हैं? 1 मिनट बच्चों, ठीक है, यहां पर देखिए, ये अपना ये पेज सही नहीं है, चलिए देखिएगा, जो पॉइंट यदि रह गया होगा, छूट गया होगा, तो उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, आप लोग परेशान मत होना। जैसे अपना ये पेज जो था, ये एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया है, इसको अपन क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर बच्चों ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश, पहले आप लोग ध्रुवित तरंग और अध्रुवित तरंग के बारे में देख लो, ठीक है। देखो भाई, जैसे आप लोगों का ध्रुवित प्रकाश होता है, वैसे बच्चों आपका ध्रुवित तरंग और अध्रुवित तरंग होता है। देखो जैसे मैंने कहा, एक तरंग है, मतलब एक स्रोत है जहां से कई सारे तरंगे अनियमित रूप से इधर उधर कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, उन तरंगों को हम बोलेंगे बच्चों अध्रुवित तरंग। मतलब उसमें सभी दिशाओं में कंपन करने वाले तरंग है, सभी दिशाओं में कंपन करने वाले तरंग है ना। यानी अध्रुवित तरंग उस तरंग कहेंगे जिसमें कंपन तरंग संचरण के दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में वितरित है। लेकिन जब ध्रुवित की बात करेंगे बच्चों, तो कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत किसी एक विशेष दिशा में, तो आपका ध्रुवित तरंग कहला जाता है। फिर समझना, और उसी आधार पर हम प्रकाश को भी व्याख्या करेंगे कि जब मान लीजिए आपका ये प्रकाश के जाने की दिशा है और तरंगे बच्चों इधर भी कंपन कर रही, ऐसे भी कंपन कर रही, ऐसे भी कंपन कर रही, मतलब ऐसे भी कंपन कर रही, ऊपर नीचे भी ऐसे भी कंपन कर रही है। जैसे देखना बच्चों, ये मान लीजिए प्रकाश के जाने का डायरेक्शन है, ऐसे भी कंपन कर सकती है, ऐसे भी कंपन कर सकती है, टेढ़ा ऐसे भी कंपन कर सकती है, ऐसे भी कंपन कर सकती है। तो मतलब कई तरीके से ये प्रकाश के जाने का डायरेक्शन, लेकिन जरूरी नहीं कि भैया ऐसे भी कंपन कर सकती है। दिख रहा था कि नहीं, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? चलो फिर से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की डायरेक्शन की दिशा में, तो ऐसे ऐसे कंपन करते हुए प्रकाश जा सकती है, ऊपर नीचे भी कंपन करते हुए, ऐसे भी कंपन करते हुए, टेढ़ा थोड़ा सा, ठीक है, ऐसे भी बच्चों, तो कई डायरेक्शन में कंपन करते हुए आगे की ओर जा सकती है। तो जब कई प्रकार की तरंगे एक साथ रहती हैं, तो उन तरंगों को बोलते हैं बच्चों हम अध्रुवित तरंग, ठीक है, अनपोलराइज्ड वेव्स। लेकिन जब उनमें एक विशेष प्रकार के तरंग को एक निश्चित डायरेक्शन में भेज दिया जाता है बच्चों, तो आपका क्या कहला जाता है, ध्रुवित तरंग कहला जाता है। और उसी श्रेणी में प्रकाश को भी रखा गया है अध्रुवित तरंग, अध्रुवित प्रकाश। उस प्रकाश को जिसमें विद्युत सदिश के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल सभी दिशाओं में वितरित होते हैं, वो अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं कि ये आपका प्रकाश स्रोत है, मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा ऐसे भी है, ठीक है, ऐसे भी कंपन करते हुए बच्चों आगे की ओर बढ़ रही है, ऐसे भी कंपन करते हुए। तो ये जो आपका बच्चों ये क्या है, ये आपका अध्रुवित प्रकाश है ना, अध्रुवित प्रकाश है। क्या बच्चों? अध्रुवित प्रकाश है, इसे क्या बोलेंगे हम? अध्रुवित प्रकाश। लेकिन प्यारे बच्चों, जब इसका एक ऐसा डायरेक्शन, इसकी संमितता में ऐसे हम परिवर्तन कर दें कि केवल इस तरीके से जो प्रकाश है वो केवल एक डायरेक्शन पे चलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। उस प्रकाश को जिसमें विद्युत सदिश कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत समतल में किसी एक निश्चित दिशा में सीमित होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाए जाते हैं। पहले बच्चों ये अध्रुवित था, ये सभी डायरेक्शन में कंपन कर रहा था, ऐसे ऐसे भी कंपन कर रहा था, ऐसे ऐसे भी कंपन कर सकता है, ऐसे ऐसे भी कंपन कर, आगे की ओर बढ़ रहा है, ऐसे भी कंपन कर सकता है। देखो भाई हाथ दिख रहा है, ऐसे भी कंपन कर सकता है, ऐसे भी कंपन करते हुए आगे बढ़ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, ऐसा भी टेढ़ा करते कंपन करते हुए, मतलब कई डायरेक्शन में जा सकता है ना। मतलब कई तरंगे आपस में भाई तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हुए कई तरंगे आगे की ओर जा रही हैं। अब उन तरंगों में से हम छांट करके एक विशेष प्रकार के तरंगों को हमने एक निश्चित डायरेक्शन में भेज दिया। समझ रहे हो ना बच्चों? जैसे मैंने कहा कि यदि यहां पे एक ऐसा पदार्थ रख दिया, जैसे मैंने कहा कि इसके सम्मुख मैंने एक ऐसा यहां पे बच्चों माध्यम रख दिया कि केवल इस माध्यम से जो तरंग गुजर जाए, तो इस माध्यम से केवल कौन सा तरंग जा सकता है? केवल ये वाला तरंग जा सकता है, ठीक है, ये वाला तरंग जा सकता है, ये वाला तरंग जो ऐसे ऐसे कंपन करते हुए जाएगा। और जो ऐसे ऐसे कंपन करते हुए जाएगा, तो इसमें बच्चों जैसे आप लोगों को दरवाजा है, दरवाजा में कोई ऐसे सो करके जाए तो क्या जा सकता है? नहीं जा सकता, खड़ा खड़ा करके जाएगा तो चला जाएगा, ऐसे चीजें हैं।
तो यदि ऐसा वाला जाए तो क्या इस खिड़की से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मान लीजिए तरंग इस तरीके वाला जाए, क्या जा पाएगा? नहीं जाएगा। ये वाला तरंग जा पाएगा? नहीं। तो सारे के सारे छट जाएंगे, केवल एक ही डायरेक्शन में जाने वाले तरंग आगे की ओर जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकाश किरण बच्चों जो तरंग के रूप में आगे संचरित करती है, तो अभी इसमें सभी दिशाओं में तरंग संचरण, मतलब कि आपका माध्यम में प्रकाश के चलने की दिशा है, इसमें तरंग ऐसे ऐसे भी चल रहे हैं बच्चों, ऐसे ऐसे भी कंपन करते हुए, ऐसे ऐसे भी टेढ़े करते हुए, ऐसे ऐसे भी टेढ़े आगे कंपन करते हुए आगे जा रहे हैं। लेकिन उनमें से हम एक विशेष प्रकार के तरंग को भेजते हैं, बाकी को छांट देते हैं, वो आपका बच्चों कहलाता है क्या? ध्रुवित प्रकाश। ओके, चीजें क्लियर? ध्रुवित प्रकाश भी आपको क्लियर हो गया, अध्रुवित प्रकाश भी आपको क्लियर हो गया होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा हम व्याख्या करेंगे और बहुत बारीकी से व्याख्या करेंगे। देखिएगा कैसे प्रयोग लाया गया। पहले तो अपन प्रकाश स्रोत बना लेते हैं। प्रकाश स्रोत मतलब जहां से प्रकाश निकल रही है। वैसे ये ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश को कैसे हम चित्र में प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे बच्चों आप लोगों के पास ये है, यहां पे कई सारे, जैसे मान लीजिए कंपन करने का डायरेक्शन अंदर की ओर है, तो प्रकाश ऐसे कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। हाँ सर सही है। प्रकाश ऐसे भी कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, प्रकाश ऐसे भी कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। मतलब बच्चों डायरेक्शन अंदर की ओर है ना, कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेगा, है ना। ऐसे ऐसे भी कंपन करेगा, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे हर जगह कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। ये आपका जो प्रकाश है बच्चों, इसे हम बोलेंगे आध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे? आध्रुवित प्रकाश। क्या बोलेंगे बच्चों? आध्रुवित प्रकाश। और इसी को हम इस रूप में दर्शाते हैं कि बच्चों ये मान लीजिए कि प्रकाश किरण इस दिशा में चल रही है, ठीक। अब बच्चों इसको हम दर्शाने का तरीका इस तरीके से करते हैं, ये प्रकाश है, ये कंपन करने की दिशा है, ठीक है। आध्रुवित को ही हम ऐसे डायरेक्शन में दर्शाते हैं और साथ में यहाँ पे ऐसा कर देते हैं बच्चों, ये आपका आध्रुवित है। ये भी आपका क्या है? आध्रुवित प्रकाश। क्या है भाई? आध्रुवित प्रकाश। ये भी आध्रुवित प्रकाश है। क्या है? ध्रुवित प्रकाश। अब बच्चों यदि हम केवल अरे छोड़ो भैया, देखो इसको अपन ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे और ध्रुवित प्रकाश में केवल एक ही प्रकार के तरंगों की आगे की ओर भाई जाने देंगे, ये वाला। ये जो आपका प्रकाश है वो कैसा हो जाता है? ध्रुवित प्रकाश। क्या हो जाता है सर? ध्रुवित प्रकाश। यानी तरंग संचरण के दिशा में तरंगे कई प्रकार से उसके लंबवत कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे भी कंपन करते हुए, ऊपर नीचे भी कंपन करते हुए, ऐसे ऐसे टेढ़े कंपन करते हुए, है ना, दाएं बाएं भी कंपन करते हुए, ऊपर नीचे, मतलब कई तरीके से कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों जब उनको हम एक ऐसा माध्यम लगा देते हैं, एक ऐसा माध्यम लगा देते हैं कि तरंगे जो है केवल एक समान जो तरंग है एक डायरेक्शन में फिक्स हो जाते हैं, उसे हम ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवित तरंग के नाम से जानते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब इसका प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग किया गया और अध्ययन किया गया। थोड़ा सा समझिएगा। अभी हम मेलस का नियम देखेंगे और मेलस के नियम में आप लोगों को बहुत कुछ चीजें क्लियर हो पाएगी। जैसे देखो, चलो बच्चों, क्रिस्टल हमारे पास दो है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पे बच्चों प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण कैसे चलेगी? प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण कैसे चलेगी? पहले बच्चों इसको अपन ऐसे बना देते हैं, ठीक, ऐसे बना देते, ठीक। ये मतलब हर प्रकार से कंपन करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है सर। ये प्रकाश, ये कैसा तरंग है? ये आध्रुवित तरंग है। क्या है? आध्रुवित तरंग है।
कैसा तरंग है? आध्रुवित तरंग है। कैसा तरंग है? आध्रुवित तरंग। इस आध्रुवित तरंग को हम किस रूप में दर्शाते हैं सर? इस आध्रुवित तरंग को हम किस रूप में दर्शाते हैं? तो ये अपना, और इसमें कुछ इस तरीके से आपका ये कौन से तरंगे हैं? ये कौन से तरंगे हैं? ये आपके आध्रुवित तरंग है। क्या है बच्चों? आध्रुवित। वही चीज है, इसको अपन यहां पे डाट लगा देते हैं, इसको हम दर्शाते हैं आध्रुवित तरंग। कौन से तरंग? आध्रुवित तरंग। ठीक है सर। अब यहां पर हम एक क्रिस्टल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? क्रिस्टल। क्रिस्टल कैसे बनाएंगे देखना बच्चों, क्रिस्टल यहां पे लगा देते हैं। अब इस क्रिस्टल में बात करें हम, ये क्रिस्टल है और क्रिस्टल में ये अपना क्रिस्टल है। अब देखो, अब ये आपके पास जो प्रकाश है तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हुए कई सारे तरंग आगे की ओर जाते हैं। अब ये क्रिस्टल के माध्यम से केवल कौन से तरंग जाएंगे बच्चों? जो केवल और केवल इस तरंग के अनुदिश होगा। मतलब मान लीजिए आप लोगों को मैंने बताया कि एक पतली सी छिद्र है दीवार में, तरंगे ऐसे कंपन करती हो जाएंगे तो क्या उससे क्रॉस हो पाएंगे? नहीं। तो केवल जो इस डायरेक्शन के होगी, इसके अनुदिश जो तरंगे आएंगी वो इसको क्रॉस कर जाएंगी। यदि कोई तरंग इस तरीके से कंपन करते हुए आएगा, ये वाला तरंग आएगा तो क्या क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये वाला तरंग आएगा, क्या क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तरंग क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा तरंग आएगा, क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसा तरंग आएगा, क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। केवल कौन से तरंग क्रॉस हो पाएंगे बच्चों? तो केवल ऐसे डायरेक्शन पे आने वाले जो तरंग है वो क्रॉस हो जाएंगे। और क्रॉस होने के बाद बच्चों क्या बनाएंगे? क्रॉस होने के बाद आपके पास जो बनने वाला है वो आपका ध्रुवित तरंग या ध्रुवित प्रकाश बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ध्रुवित प्रकाश। यहां पर मैं आपसे कह देता हूं अध्रुवित प्रकाश, और इसके बाद जो बनेगा वो ध्रुवित प्रकाश बनेगा। क्या बनेगा? ध्रुवित प्रकाश बनेगा। यहां पे जो मिलने वाला हमारे पास बच्चों, ये कैसा बनने वाला है? वो ध्रुवित प्रकाश। अब देखो ये ध्रुवित, ये अध्रुवित था और ये आपका ध्रुवित हो गया। ठीक है। लेकिन बच्चों इसकी तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है। यहां से यदि हम देखें, यदि हम यहां पर एक और ले लेते हैं, एक और यहां पर बच्चों ये आपका एक क्रिस्टल था, एक क्रिस्टल था और यहां पर एक और क्रिस्टल है, और यहां से हम इस वस्तु को देखें, इस वस्तु को देखें, यहां पे हमारा भैया आंख है, यहां पे हमारा आंख है। यहां से हम देख रहे हैं तो ये हमें जो आपको बच्चों इस क्रिस्टल के माध्यम से देखने को मिलेगा तो ये ध्रुवित प्रकाश देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपका अध्रुवित प्रकाश था, लेकिन बाद में ये जब हमें प्रकाश मिला, जब हमें प्रकाश मिला तो कौन सा प्रकाश मिला? ध्रुवित प्रकाश मिला। कैसा मिला बच्चों? ध्रुवित प्रकाश मिला, ध्रुवित प्रकाश मिल गया। ठीक है। अब इसकी कंडीशन होती है कि जब हमने देखा कि अभी मान लो आपका बच्चों सेम डायरेक्शन पे है, जैसे दो पोलेराइड ही ले लो या दो ऐसा क्रिस्टल ले लो जो कि केवल एक ही प्रकार के तरंगों को आगे की ओर जाने दे, तो अभी यदि बच्चों सेम तीव्रता मिल रही है, इसका मतलब जो तीव्रता यहां थी वो तीव्रता यहां भी है, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। कैसा बच्चों? अध्रुवित प्रकाश है। स्पष्ट है कि क्रिस्टल ए पर पड़ने वाला प्रकाश जो है वो अध्रुवित है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम इसको घुमाते हैं, जैसे जैसे इसको हम घुमाएंगे, वो जो हमारा दूसरा है ना, उस दूसरे का जानते हैं क्या नाम होता है? उस दूसरे का नाम होता है बच्चों विश्लेषक। विश्लेषक हो सकता है मेलस का नियम, हाँ चलो है भाई, है ठीक है, विश्लेषक। अब देखना थोड़ा सा,
इसको छोटा कर दो सर। इसको अपन घुमाएंगे बच्चों, इसको अपन घुमाएंगे, इसको अपन क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो पूरा का पूरा थोड़ा सा इसको अपन क्या करो सर, कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद इसको अपन पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको घुमाएंगे बच्चों, क्या करेंगे, घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि प्रकाश किरण, ये आपका बच्चों पहला क्रिस्टल है और ये दूसरा क्रिस्टल है। इसको ध्रुवक बोलेंगे, इसको विश्लेषक बोलेंगे, क्योंकि इससे हम देखते हैं। इसको अपन घुमाना चाहते हैं। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे तो ये बताओ क्या इसकी तीव्रता में परिवर्तन होगी? हाँ सर, तीव्रता में क्यों परिवर्तन होगी? कि भाई साहब देखो, जैसे मैं कहता हूं कि ये खिड़की है, ये खिड़की है, अब ये ऐसा गया तो खिड़की से पास हो गया। अब ये तरंगे जाएंगी और यहां पे मान लीजिए खिड़की है तो पास हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, लेकिन यदि मान लीजिए मैं कहता हूं कि वो थोड़ा सा घूम जाए तो क्या तीव्रता में परिवर्तन होगा? क्या तीव्रता में परिवर्तन होगा? जी हाँ, तीव्रता में परिवर्तन होगा। मतलब यदि मैं इसको ऐसा कर दूं, थोड़ा देखिएगा बच्चों, थोड़ा समय दीजिएगा आप लोग, कॉपी करके यहां पे कर देता हूं और इसको मैं घुमा देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं। कैसे घुमाता हूं? ऐसे। और क्या घुमाऊंगा तो क्या यहां पे देखने से मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा? नहीं। धीरे 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 उनमें तरंगों, भाई तरंग क्रॉस नहीं होगा ना। मैंने कहा ये तरंग ऐसे जा रहा था, खिड़की को मैंने घुमा दिया, क्या तरंग आगे क्रॉस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। खिड़की ऐसा रहेगा तभी ये क्रॉस हो जाएगा। इसके लिए क्रिस्टल खिड़की का काम करता है। ये जो तरंग जा रही है इसकी खिड़की का काम करता है। खिड़की में से उसके अनुदिश जो तरंग है वो चली जाएंगी, बाकी क्रॉस नहीं हो पाएंगी। लेकिन जब खिड़की ही घूम गया और तरंग ऐसे ही आ रही है बच्चों, खिड़की ही घूम गया, तरंग ऐसी ही आ रही है, तो तीव्रता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इसका कोण घूमता है, जैसे जैसे घूमता जाता है, जैसे जैसे घूमता जाता बच्चों, तो इसकी तीव्रता कम होती जाती है। ठीक है। और ये जब ये पहले क्या था, दोनों समानांतर थी। देखो ना जरा, यहाँ पे जो क्रिस्टल है बच्चों, ये जो आपका ए है और ये जो बी है, समानांतर है। लेकिन जैसे जैसे घूमता है उसकी तीव्रता में कमी आएगी, और इसके जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगा। ठीक है। आप सर एक और इसको ले लो तो ठीक रहेगा। परपेंडिकुलर हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगा। देखना परपेंडिकुलर कैसे, परपेंडिकुलर कैसे, तो यहां पर देखना। अब भैया ये सीधा ऐसा हो जाए, वो इसके लंबवत हो जाए, इसके क्या हो जाए? लंबवत होगा। और जब लंबवत हो जाएगा भाई, तो इसमें से किसी प्रकार से कोई तरंग नहीं होगी और तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये प्रयोग ही हम बता रहे हैं बच्चों, ये प्रयोग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? प्रयोग बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी आधार पर मेलस का नियम आता है, इसी आधार पर मेलस का नियम आता है। समझ रहे हो ना? ठीक। चलो, तो यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? कि भाई साहब जैसे जैसे हमने प्रयोग किया कि पहले तो इसके समानांतर रखा तो तीव्रता अधिकतम है, लेकिन जैसे इसको घुमाया तो तीव्रता में कमी आती जाती है। जब इसके लंबवत होगा बच्चों, लंबवत होगा तो तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाएगी। अब देखो मैं फिर से आपको बताता हूं कि दो कंडीशन है। इसके बिल्कुल समानांतर 0 डिग्री है तो तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है सर। धीरे धीरे घूमा, लंबवत हो गया तो तीव्रता न्यूनतम हो जाएगी, क्योंकि एक भी प्रकाश किरण नहीं। फिर घूम करके पूरा जब 360 डिग्री आएगा तो फिर तीव्रता क्या हो जाएगी बच्चों? फिर से आपकी अधिकतम हो जाएगी। यानी दो कंडीशन होगा। देखो भाई 360 डिग्री घुमाना है तो पहले आप देखो भाई ये आपका उसी दिशा में जा रहा है, धीरे 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 0 डिग्री होगा। भाई पहले 0 डिग्री है, धीरे धीरे 90 डिग्री होगा बच्चों, फिर 180 डिग्री होगा, फिर घूमेगा 360 डिग्री होगा। मतलब एक बार पूरा घूमेगा तो 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम आएगा। जब एक बार पूरा घूमेगा ना, देखो बच्चों जैसे मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूं आपको, मैं इसको घुमा के दिखा रहा हूं। ठीक है, देखना अभी मैं इसको घुमाता हूं थोड़ा सा, यहां पे
यहां पे प्यारे बच्चों, यहां पे मैं कलर कर देता हूं, ठीक है, और इसको शीर्ष पे रखता हूं, इसको शीर्ष पे रखता हूं, ठीक है। अभी मान लो अधिकतम है, फिर इसको घुमाया बच्चों, न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, फिर अपनी मूल स्थिति में आया। समझ में आया? अभी अधिकतम है ना, न्यूनतम, ठीक है, क्योंकि लंबत हो गया, फिर एक बार बच्चों फिर अधिकतम, समानांतर हो गया, फिर लंबत हो गया, फिर ये आपका बच्चों समानांतर हो गया। किसके समानांतर हो गया? ये आपका जो बच्चों ध्रुवक होता है, ये विश्लेषक होता है। विश्लेषक मतलब जिसके माध्यम से हम देखते हैं। और इन्हीं चीजों को आगे हमारे मेलस साहब आए, और मेलस साहब ने क्या बताया? मेलस साहब ने बताया कि जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषक पर आपतित होती है, मतलब बच्चों ये चीज किसी विश्लेषक पर समतल पूर्ण ध्रुवित, ये ध्रुवित प्रकाश इस विश्लेषक पर आपतित होती है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। विश्लेषक पर आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, सर यहां पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी भाई, यहां भी इससे तो भी निकलेगा जो आंख देखेगा। जो भाई आंख यदि देख रहा है तो यहां से निकलेगा प्रकाश, तब तो आंख देखेगा, यहां से भी कुछ ना कुछ निकलेगा, यहां से तो अधिक मात्रा में निकले, तब तो आंख देखेगा। तो क्या बोला गया बच्चों कि निर्गत आपतित होती है तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के परितः अक्षों के बीच कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्यारे बच्चों ये आप लोगों का अक्ष है, ये ध्रुवक है, ये विश्लेषक है, दोनों अक्षों के बीच में कितना कोण बनता है उसके ज्या के वर्ग के समानुपाती होता है। मेलस ने क्या बताया कि भाई आंख में जो हमें ये प्रकाश दिखाई देती है, यानी इस प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर करता है? ये जो आपका ध्रुवक है और ये विश्लेषक है, इन दोनों के अक्षों के बीच कोण कितना है, इन चीजों पर निर्भर करता है। तो मेलस साहब हमारे आए और सीधा सीधा उन्होंने बताया कि आंख में जो मिलने वाली तीव्रता है, मिलने वाली जो तीव्रता है वो कॉस स्क्वायर थीटा के समानुपाती है, ठीक है। और जैसे बच्चों समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है, जो बच्चों ये नियतांक क्या है? जहां आई नॉट क्या है? आई नॉट क्या है? प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है। क्या है बच्चों? प्रकाश की अधिकतम तीव्रता है, ठीक, ध्यान रखना आप लोग। अच्छा, कंडीशन पहला देखिएगा, कंडीशन पहला बच्चों, इसका मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा? जब ये दोनों समानांतर होंगे। जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा बच्चों तो आई बराबर आई नॉट कास स्क्वायर 0 डिग्री, और कास 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कास 0 का मान 1 होता है बच्चों, तो आई का मान कितना हो जाएगा? आई नॉट के बराबर हो जाएगा। देखो ना, कास 0 का मान, कास 0 मतलब ये बच्चों, यानी आई का मान जो आंख में मिलने वाली जो तीव्रता है, प्रकाश की जो तीव्रता है जिसको हम आंख से देख रहे हैं, उसकी तीव्रता अधिकतम होगी बच्चों। ये चीज हो गया। दूसरा कंडीशन बच्चों, यहां पे दूसरा कंडीशन ये है कि मान लीजिए, दूसरा कंडीशन ये है बच्चों कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री मतलब सीधा सीधा एक अक्ष दूसरे अक्ष के परपेंडिकुलर हो जाए, तो बच्चों तो आई बराबर कितना हो जाएगा? आई नॉट कास स्क्वायर 90 डिग्री। कास 90 का मान 0 होता बच्चों, तो आई बराबर कितना हो जाएगा? 0। यानी आई का मान कितना हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख लो बच्चों कि ये घूम करके सीधा जब ऐसे आ जाएगा, यहां पर मैंने घुमाया था, इसको मैंने घुमा दिया था भाई, घुमा दिया था, इसको ऐसा घुमा दिया था। जब आपका बच्चों घूम जाएगा तो फिर आपका तीव्रता जो है वो न्यूनतम प्राप्त हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यदि मान लीजिए थोड़ा सा 45 डिग्री हो जाए, कितना? 45 डिग्री हो जाए तो कितना होगा बच्चों? पैंतालीस डिग्री हो जाए, थीटा बराबर तीसरा 45 डिग्री हो जाए, थीटा बराबर कितना हो जाए? थीटा बराबर कितना हो जाए? 45 डिग्री हो जाए, तो थीटा बराबर 45 डिग्री हो जाए तो क्या होगा भाई? आई बराबर आई नॉट कास स्क्वायर 45 डिग्री। कास 45 का मान कितना होता बच्चों, आप लोग बताओ? कास 45 का मान कितना होता है?
cos 45 का मान कितना होता है? 1/2, 1/√2 कितना होगा? बताओ आप लोग। इसका मान होगा 1/√2, है ना? कितना होगा बच्चों? 1/√2। और जब 1/√2 होगा तो यहां पर आ जाएगा आपका I बराबर I0 इंटू 1/2। ठीक, ये हो जाएगा बच्चों। यानी I जो है ये 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर बच्चों I0 का मान कितना होगा? I0 का मान जो है मतलब जो तीव्रता प्राप्त होगी अधिकतम तीव्रता की आधी होगी। सिंपल सिंपल, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 का cos 45 का मान 1/√2 ही होता है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि 1/2 या 1/√2 दो चीज है बच्चों, इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी था। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम? चलो, चीजें क्लियर। तो यहीं पे अपना क्लास खत्म करेंगे बच्चों। आप लोगों से उम्मीद है कि मेलस का नियम भी आप लोग तैयार कर लिए होंगे। जितना काम का है ध्रुवण में यार उतना ही पढ़ेंगे, इसके अलावा ध्रुवण आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, यहां पर देख लेना गलत तो नहीं लगाया मैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 ही होता है सर। ठीक, चलें, चलो यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। आप लोग थोड़ा सा थम्स अप कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के बाद ये चैप्टर अब है ना नहीं होगा, अगले दिन अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज उतना काम का चीज था नहीं, लेकिन मैं सोचा जो जो काम का चीज है, मेलस का नियम, हाँ ब्रूस्टर का नियम अब एनसीईआरटी में है नहीं तो ब्रूस्टर का नियम हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।